Hello students, today we will start the second part of our chapter what is democracy and why democracy, and today's topic is free and fair electoral competition. In चाइना में स्टूडेंट्स इलेक्शंस रेगुलरली किए जाते थे हर 5 साल में, ताकि कंट्री की पार्लियामेंट को बनाया जा सके। वहाँ की कंट्री की पार्लियामेंट को क्या कहते थे? क्वांगो रेनिम दाई बियो दाहुई नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस जो थी वो आपकी चाइना की पार्लियामेंट का नाम था। और यहाँ पे नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट दी प्रेसिडेंट। और इस जो आपकी जो पार्लियामेंट थी इसके पास पावर होता था कि ये देश के प्रेसिडेंट को चुन सकती थी। नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड, 3,000 कम से कम नियरली 3000 मेंबर्स जो होते थे चाइना से इलेक्ट किए जाते थे, और कुछ मेंबर्स जो होते थे वो आर्मी से इलेक्ट किए जाते थे। इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने से पहले, मतलब स्टार्ट करने से पहले, कैंडिडेट नीड्स टू द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो मतलब अगर कोई भी कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसको किसकी परमिशन लेनी होती थी? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की। ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो भी मेंबर जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते थे, या तो उनको और द 8 स्मॉलर पार्टी अलाइड टू इट वर अलाउड, या फिर जो 8 छोटी छोटी और स्मॉल पार्टीज़ होती थी उनको ही या तो हमेशा परमिशन मिलती थी कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट दी इलेक्शन हेल्ड इन 2002 एंड 3। तो 2002-3 में जो भी इलेक्शन हुए उसमें या तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स को चांस मिला, या जो 8 छोटी छोटी और पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको चांस दिया गया। तो जब भी गवर्नमेंट चाइना में बनती थी तो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैक्सिको का है। सिंस इट इंडिपेंडेंस इन 1930, तो मैक्सिको का जब इंडिपेंडेंस हुआ 1930 में, तो वहाँ पे इलेक्शन जो होते थे स्टूडेंट हर 6th ईयर पर, मतलब हर 6 साल में होते थे, ताकि वहाँ के देश के प्रेसिडेंट को चुनाव किया जा सके। तो जो ये आपकी मैक्सिको कंट्री थी, ये काफ़ी लंबे समय से डिक्टेटर रूल, मतलब किसी न किसी तानाशाही के अंदर, मिलिट्री रूल के अंदर जी रही थी, बट अनटिल 2000। लेकिन 2000 पर एवरी इलेक्शन वॉज वन बाय द पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो जब भी वहाँ पे इलेक्शन होता था तो ये होता था कि 2000 से क्या हुआ कि सिर्फ एक ही पार्टी थी आपकी PRI पार्टी, यही हमेशा कॉन्टेस्ट को जीतती थी, इलेक्शन जीतती थी। अपोजिशन पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अपोजिशन पार्टी जो होती थी वो इलेक्शन में खड़ी तो होती थी, लेकिन कभी भी जीत नहीं पाती थी। PRI हमेशा बहुत ही डर्टी ट्रिक्स, मतलब चालाकियों से काम लेती थी इलेक्शन में जीतने के लिए। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड इट पार्टी मीटिंग। साथ ही साथ जितने भी लोग जो कि गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करते थे उनको हमेशा इस पार्टी की मीटिंग को अटेंड करना होता था। गवर्नमेंट स्कूल की टीचरों को भी ये उनके ऊपर फोर्स किया जाता था, उनको प्रेशर डाला जाता था कि जब भी पेरेंट्स आएँ तो उनको इस बात के लिए राज़ी करें कि वो हमेशा PRI पार्टी को ही वोट करें। मीडिया जो थी अपोजिशन पार्टी की किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ को इग्नोर करती थी, और मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। तो मीडिया भी बिक चुकी थी, मीडिया भी अपोजिशन पार्टी को सिर्फ क्रिटिसाइज़ करती थी, आलोचना करती थी। कभी कभी तो पोलिंग बूथ जहाँ पे इलेक्शन होता था उसको शिफ्ट कर दिया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पे लास्ट मिनट पे, ताकि PRI पार्टी जीत सके। PRI जो थी पार्टी वो काफ़ी बहुत बड़ा खर्चा करती थी अपने कैंपेनिंग के ऊपर, अपने कैंडिडेट्स के ऊपर, ताकि इलेक्शन को वो जीत सके। तो शुड बी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबव एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर। तो क्या ये एग्जाम्पल पढ़ के आप ये कह सकते हैं ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो रूलर को चुन रहे हैं। रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैनॉट। इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। चाइना में इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में देखिए जो इलेक्शन हो रहे थे वो भी लोगों को कोई चॉइस नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और वही इलेक्शन जीतती थी। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव बाई इट। तो वहाँ पे तो लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या हम वहाँ पे उनको कह सकते हैं लोगों को कोई चॉइस है? क्यों? क्योंकि हमेशा एक ही पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी का कैंडिडेट खड़ा होता था और उसी को वोट दे के जिताना होता था। मैक्सिकन में क्या हुआ? मैक्सिको में भी यही हुआ। लोगों के सामने एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, PRI पार्टी। पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस। तो मैक्सिको में हम देख रहे हैं लोगों के पास चॉइस तो है,
बट इन प्रैक्टिस, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो कोई चॉइस नहीं है। क्यों? देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, कोई चांस ही नहीं था कि कोई रूलिंग पार्टी कोई जीत सके। जैसे हमने मेक्सिको में क्या देखा, अपोजिशन पार्टी भी थी और पीआरआई पार्टी भी थी, लेकिन अपोजिशन पार्टी जो थी वो कभी जीत ही नहीं पाती थी, क्योंकि पीआरआई पार्टी गलत तरीकों का इस्तेमाल करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। तो इस एग्जाम्पल को पढ़ के भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोगों के पास चॉइस है, क्योंकि रूलिंग पार्टी हमेशा जीतती थी, कभी हारती नहीं थी। तो ये एक तरीके से फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ना चाइना में ना आपका मेक्सिको में। We can add a second feature to our understanding a democracy. Holding election of any kind is not sufficient. The election must offer a real choice between the political alternative. तो इलेक्शन का मतलब ये भी होता है कि हम लोगों को चॉइस तो दें, उनके सामने दो ऐसे कैंडिडेट्स खड़े किए जाएं जिसमें से वो चूज़ कर सकें कि किस नेता को या किस कैंडिडेट को उनको जिताना है। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ देयर चॉइस इन टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर इफ़ दे विश तो। और लोगों को इतनी चॉइस दी जाए कि अगर जो एग्जिस्टिंग रूलर है, जो इस समय जो जीता हुआ जो मेंबर है, उसको अगर वो हटाना चाहते हैं और किसी और को लाना चाहते हैं तो उनको ये चॉइस मिलनी चाहिए, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो डेमोक्रेसी का दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्शन बहुत ही फ्री, आज़ाद और फेयर तरीके से होने चाहिए। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो मतलब करंट में जो लोग पावर में हैं तो उनके उतनी ही चांसेस होंगे कि वो हार भी सकते हैं। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 4। और आगे आप ज़्यादा डिटेल में स्टूडेंट्स इसको किस चैप्टर में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 में। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है डेमोक्रेसी से रिलेटेड वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। मतलब एक इंसान एक वोट करेगा और एक वोट की वैल्यू होती है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इक्वल राइट्स से रिलेटेड। जैसे कि 2015 में, अनटिल 2015 मतलब 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। साथ ही साथ आपका नेक्स्ट है इस्टोनेशिया। तो इस्टोनेशिया में क्या होता था, तो सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। तो मतलब यहाँ पर रहने वाले जो रशियंस होते थे, रशियंस लोग, उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी वोटिंग करने में। उनको ये राइट नहीं होता था कि वो बहुत आसानी से वोट कर पाएँ। फ़िज़ी जो आपकी कंट्री है उसमें भी इलेक्टोरल सिस्टम जो था वो दो लोगों के लिए अलग अलग था। इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू। मतलब अगर आप फिजी से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी दैन एन इंडियन फिजियन। मतलब कि अगर आप भारतीय हैं और फिजी कंट्री में रह रहे हैं तो आपकी वोट की वैल्यू कम होगी इन कंपैरिजन अगर आप इंडिजीनियस फिजी हैं। मतलब इंडिजीनियस मतलब वहीं के रहने वाले हैं। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड होती है। तो हमारा थर्ड फीचर जो डेमोक्रेसी का है वो क्या है? ईच अडल्ट सिटीज़न मस्ट हैव 1 वोट। हर एक अडल्ट सिटीज़न, मतलब अडल्ट की बात की जा रही है जो लोग वोट दे सकते हैं, तो हर एक नागरिक का एक वोट होगा और उसकी एक वोट की काउंटिंग की जाएगी। तो ये डेमोक्रेसी का आपका थर्ड फीचर है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। यहाँ पे स्टूडेंट आपको एग्जांपल जिम्बाब्वे का दिया गया है कि जिम्बाब्वे ने अपनी इंडिपेंडेंस वाइट माइनॉरिटी, मतलब जो ब्रिटिशर्स होते हैं, कह सकते हैं जो माइनॉरिटी में थे, मतलब कम थे, तो ब्रिटिशर्स से इनको आज़ादी कब मिली? 1980 में मिली। तो जब ये कंट्री आज़ाद हुई तो यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी, जो जीत कर आई थी, वो थी ज़ेनु पीएफ। ज़ेनु पीएफ ने पार्टी ने जिम्बाब्वे को फ्रीडम दिलाने में काफ़ी मदद की थी, काफ़ी स्ट्रगल किया था। और इस पार्टी के जो लीडर थे उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, और ये कंट्री के ऊपर रूल कर रहे थे जब से आपका जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंस उसको मिली थी तब से। इलेक्शन हुए, हमेशा की ही तरह ज़ेनु पीएफ आपकी पार्टी जो थी क्या हुई? जीत गई। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बन गए? इसी पार्टी के जो लीडर थे, ज़ेनु पीएफ पार्टी के जो लीडर थे मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे, वो यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। ऐसे तो प्रेसिडेंट मुगाबे बहुत ही पॉपुलर थे क्योंकि उनकी पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाने में मदद की थी, लेकिन वो इस चीज़ के लिए भी फेमस थे कि वो इलेक्शन जीतने के लिए गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। ओवर द ईयर, काफ़ी साल बीत गए, हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम। तो मुगाबे की जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, उसने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज किया। कई बार इसलिए चेंज किया ताकि प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ाया जा सके।
एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और प्रेसिडेंट की कोई जिम्मेदारी भी नहीं होगी। अपोजिशन पार्टी जो थी, जो अपोजिशन पार्टी थी मुगाबे से, जो और मतलब उसके खिलाफ में जो पार्टियां होती थी, अपोजिशन पार्टीज़ होती थी, उसके वर्कर्स को, उनके कर्मचारियों को हैरेस किया जाता था, परेशान किया जाता था। एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स अगर कोई मीटिंग रखते थे तो उन मीटिंग्स को भी डिसरप्ट, मतलब उनको मीटिंग नहीं करने दिया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल, साथ ही साथ जिम्बाब्वे में सरकार के खिलाफ में कुछ भी बोलना, नारेबाजी लगाना सब इलीगल माना गया कि कोई भी सरकार के खिलाफ में कुछ भी नहीं बोलेगा। देयर वॉज ए लॉ डैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, साथ ही साथ ऐसे लॉज बना दिए गए, नियम बना दिए गए जिसमें कि कोई भी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट के खिलाफ में कोई कुछ बोल नहीं सकता है। टेलीविज़न और रेडियो पूरा जो था वो आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगी और रूलिंग पार्टी ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हैरेस दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट, ऐसे तो वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर थे, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, मतलब जो आज़ादी से काम करते हैं, हम ऐसे न्यूज़पेपर्स भी थे। लेकिन सच में क्या था, सच में ये होता था कि गवर्नमेंट जो थी उन जर्नलिस्ट को या उन पत्रकारों को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ भी लिखता था या बोलता था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट डैट वन अगेंस्ट इट, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने उस तरीके के कोर्ट के जजमेंट को भी इग्नोर कर दिया, मतलब अनदेखा कर दिया जो कि उसके खिलाफ में था, और वो जजेस को प्रेशराइज भी करती थी कि वो उनके हक में फैसला सुनाएं। ही वॉज फोर्स आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। और फाइनली फिर लास्ट में क्या हुआ कि रॉबर्ट मुगाबे जब इतना सब कुछ कर रहे थे तो उनको लास्ट में 2017 में निकाल दिया गया। तो जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हमें क्या समझा रहा है? इट शोज़ दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी, मतलब किसी भी रूलर का पॉपुलर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये डेमोक्रेसी में नेसेसिटी होती है कि वही इंसान आपका रूलर बनेगा देश का जो पॉपुलर है, बट इट इज़ नॉट सफिशेंट, ये लेकिन काम ये आपका काफ़ी नहीं है। क्यों नहीं काफ़ी है? क्योंकि अभी हमने देखा कि मुगाबे, जो प्रेसिडेंट मुगाबे थे वो बहुत आपके पॉपुलर थे, लेकिन वो आपके काबिल प्रेसिडेंट नहीं बन पाए क्योंकि वो इलेक्शन जीतने के लिए गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, तो पॉपुलर गवर्नमेंट मतलब मुगाबे की एग्जांपल लेके बात की जा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट पॉपुलर है वो आपकी डेमोक्रेटिक होगी, हो सकता है वो अनडेमोक्रेटिक हो सकता है वो ऑटोक्रेटिक हो, मतलब तानाशाही, अपनी बात मनवाने वाली गवर्नमेंट हो। If we wish to assess a democracy, it is important to look at the election, but it is equally important to look before and after the election. तो जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में सब कुछ इक्वल हो, बराबर हो। There should be a sufficient room for normal political activity, including political opposition, in a period before election. तो हर चीज़ नॉर्मल होना चाहिए, मतलब आप अपने पार्टी की आप अपने पार्टी का प्रोपेगेंडा करिए, प्रचार करिए, साथ ही साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी अपोजिट है, आपकी अपोजिशन में खड़ी है, आपके खिलाफ में खड़ी है, उसको भी पूरा राइट मिलना चाहिए कि वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, अपना काम फ्री होके कर सके। This required that the state should respect some basic rights of the citizen. They should be free to think, to have opinion, to express these in public, to form association, to protest and to take political action. इसके लिए क्या ज़रूरी है कि स्टेट को राज्य को ये बात की रिस्पेक्ट करनी होगी कि हर सिटीज़न का कुछ नागरिकों के कुछ बेसिक राइट होते हैं, उनको फ्री होकर सोचने की आज़ादी देनी होगी, उनको अपने ओपिनियन रखने की आज़ादी देनी होगी, वो पब्लिक में बोल सकें, पब्लिक में अपनी बात रख सकें, ये भी आज़ादी देनी होगी, वो अपने खुद के एसोसिएशन, अपने ग्रुप बना सकें, इसकी आज़ादी देनी होगी। और अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ में बोलना है या प्रोटेस्ट करना है, प्रचार करना है, धरना प्रदर्शन करना है, जो भी प्रोटेस्ट करना है उसकी भी उनको आज़ादी देनी होगी। तो हर कोई कानून की नज़र में इक्वल होना चाहिए। दीज राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई एन इंडिपेंडेंट, तो ये जो राइट्स हैं आपके, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने होंगे, और कौन प्रोटेक्ट करेगा? बाई एन जुडिशरी हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाई एवरीवन। तो एक आपका जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए, न्याय व्यवस्था होनी चाहिए जो कि ऑर्डर जो बना रहा है उसको सारे के सारे लोग मानेंगे। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन डैट अप्लाई टू द वे ऑफ गवर्नमेंट इज़ रन आफ्टर इलेक्शन। साथ ही साथ कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि कैसे एक सरकार जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद कैसे सरकार चलाएगी।
अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब स्टूडेंट ये नहीं होता कि उसका जो मन में आएगा वो करेगी। क्यों? सिंपल इसलिए क्योंकि उसने इलेक्शन जीत लिया है। नहीं, कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो कि गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो जीत के इलेक्शन आई है उसको भी फॉलो करने पड़ेंगे। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल, उसको कुछ रूल्स को अपनाना होगा, उसकी इज्जत करनी होगी। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटी टू द माइनॉरिटी। साथ ही साथ जो हमारा माइनॉरिटी सेक्शन है, जो हमारा कमज़ोर वर्ग है, जिसे हम SC ST के नाम से बुलाते हैं, उसको भी सरकार को रिस्पेक्ट देनी होगी, कुछ गारंटी देनी होगी कि वो इस वर्ग को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, आगे बढ़ाएगा। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी सरकार जीत कर आ गई है तो वो सारे डिसीजन खुद ले लेगी। नहीं, उसको कंसल्टेशन मतलब राय मशवरा सबसे करना होगा। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑफिस में बैठने वाला हर आदमी, उसके अपने कुछ अधिकार होंगे, कुछ उसकी जिम्मेदारियां होंगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने उसको दी हैं, लॉ के तहत जो उसको मिली हुई हैं। ईच ऑफ दीज इज़ अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल। तो हर कोई अकाउंटेबल होगा, मतलब हर किसी की कोई ना कोई जिम्मेदारी होगी और आपको कहीं ना कहीं हर किसी को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आपके सीनियर्स हो सकते हैं जिसको आपको अकाउंटेबिलिटी देनी होगी कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ जो अभी हमने पढ़ी हैं, तो ये हमारे डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। पहला कि जो भी गवर्नमेंट आपकी आई है, तो जो भी गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो वो कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के अंदर काम करेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अधिकार दिए हैं, जो लॉज बनाए हैं, उसके अंदर काम करेगी, अपनी मर्जी से कुछ भी काम नहीं करेगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। मतलब नागरिकों के अधिकार को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर गवर्नमेंट काम करेगी। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें डेमोक्रेसी की, तो क्या क्या हम रख सकते हैं उसमें? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी आपकी एक ऐसी गवर्नमेंट है फॉर्म का जहाँ पे रूलर्स जो हैं लोग खुद चुनते हैं। और उसके फॉर्म्स क्या क्या, उसके मेन फीचर्स क्या हो सकते हैं? रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब रूलर्स का चुनाव जनता करेगी। इलेक्शन बहुत ही फ्री तरीके से होने चाहिए, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस, मतलब सबको बराबरी का मौका, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। और जो भी सरकार चुन कर आई है, जीत कर आई है इलेक्शन, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगी, उसको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करना होगा। That's for today. And student, on the basis of today's discussion, I have given you certain question in question bank which you have to solve it. Thank you.